Now let's start the chapter 5th of history when people rebels. ठीक है, so before starting the chapter हम क्या देखेंगे, जो हमने लास्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ा था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ठीक है, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था सेम कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो जैसा आपको याद था कि चैप्टर 2 में हमारे पास क्या था, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी टेरिटरीज को कब्जा करा था। ठीक है, हमारे जितने नवाब थे, जितने राजा थे, सबकी पावर्स को क्या करा था, कैप्चर कर लिया था, सारा उनका कंट्रोल छीन लिया था। वो फाइनेंशियली भी उनके पास किसी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, हम इंडियन से सारी पावर चली गई थी, ना हम अपनी तरीके से सरवाइव कर सकते थे, ना हमारे पास किसी तरीके की फ्रीडम थी। क्लियर है, ये चीजें किसके बारे में थी, एक ओवरव्यू था किस चैप्टर का, चैप्टर जो लास्ट चैप्टर था हमारा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब इस चैप्टर में नाम देखो, हेडिंग क्या चैप्टर का हमारे पास बच्चे, व्हेन पीपल रिबेल। ठीक है, कि जब लोगों ने क्या करा, अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब लोग खड़े हुए। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट, हम इंडियंस लोगों के पास उस टाइम कौन सी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट, राइट। आफ्टर द डेथ ऑफ हुम, बहादुर शाह जफर, कौन आए थे उसके बाद, सिराजुद्दौला। उनकी भी डेथ के बाद जब उनको भी मार दिया गया, उसके बाद हमारे ऊपर किसका राज था, पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो अंडर द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, हम क्या हो गए थे, उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। तो पूरे चैप्टर उसी बारे में है कि व्हेन पीपल रिबेल, कि जब लोग अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही क्या हो गए, खड़े हो गए, लड़ाई लड़ने लगे। ठीक है, अब पूरे चैप्टर से बेस्ड है कहानी कहां से कहां तक पहुंची, क्या किस चीज की वजह से लड़ाई क्रिएट हुई, ये सारी चीजें चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। क्या लिखा है बच्चे हमारे पास इंट्रोडक्शन में, द पॉलिसीज मेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी मींस ब्रिटिशर्स। ठीक है, द पॉलिसीज मेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी had effect on different people like king, queens, peasants, boys, landlord, soldiers. They all were affected in different ways. क्या बोला बच्चे इंट्रोडक्शन में हमारे पास, कि ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट हमारे इंडिया में थी, ठीक है, उनके द्वारा बहुत सारी क्या पॉलिसीज बनाए गई थी, जिसकी वजह से जो हमारे स्टेट में जो लोग रहते थे, जैसे कौन हो गए उस टाइम पे, पीसेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, सोल्जर्स हमारे, ट्राइबल्स हो गए, जो हमारे नवाब थे, जो हमारे राजा थे, सब क्या हुए, किसी न किसी तरीके से अफेक्ट हुए। उन लोगों को अपना काम छोड़ के वो चीज करना पड़ता था जो उनको ब्रिटिशर्स कहते थे, यानी कि अब उनकी गाइडेंस किसके अंडर में थी, ब्रिटिशर्स के अंडर में। ठीक है, ये क्या है, चैप्टर की स्टार्टिंग है कि आप पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इंडियंस को ब्रिटिशर्स के थ्रू पुश डाउन किया गया। ठीक है, हमको डोमिनेट किया गया उनके थ्रू। क्लियर है, ये था इंट्रोडक्शन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या है हमारे पास, नवाब लूज देयर पावर, कि हमारे जो राजा थे, हमारे जो नवाब थे, उन लोगों ने क्या करा, अपने पावर को लूज कर दिया। ठीक है, क्या लिखा है इसमें बच्चे, नवाब एंड राजा लूज देयर पावर्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी, कि जो हमारे जो नवाब थे, जो राजा थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपने पावर को, अपने अथॉरिटी को, पावर मतलब जो उनका अधिकार था, जो उनकी ताकत थी, कि वो जो चीज बोलते थे वो चीज हमारे स्टेट के अंदर हो जाती थी। इस चीज की जो अथॉरिटी, जो पावर थी, हमारे राजा लोगों ने खो दी थी। किसके आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद, जब वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हो गई बंगाल के अंदर, उसके बाद हमारा किसी तरीके कोई पावर, कोई कंट्रोल नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारे पास, रेजिडेंस स्टेशन एट द इंडियन स्टेट्स वो वर्क effectively so that Indian states did not join against East India Company. क्या बोले बच्चे, रेजिडेंस स्टेशन एट द इंडियन स्टेट्स works effectively so that Indian state did not join against the East India Company. आपको लास्ट चैप्टर में मैंने हिस्ट्री की क्या बताया था, कि ब्रिटिशर्स इतने तेज थे कि उन्होंने हर एक जगह पे, हर एक अथॉरिटी पे अपना एक प्रेसिडेंट बैठा दिया था। हर एक रेजिडेंसीज में उनका एक प्रेसिडेंट था, जो कौन हुआ करता था, ब्रिटिशर्स हुआ करता था। ठीक है, हर एक कोर्ट में जो डिसीजन मेकर एज द पोस्ट ऑफ जुडिशरी किसको बैठा दिया था, रेजिडेंट को। ठीक है, उस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट कौन हुआ करता था, ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे, रेजिडेंस स्टेशन एट द स्टेट्स वर्क इफेक्टिवली, कि हर जगह पे एट द इंडियन स्टेट। ठीक है, स्टेशन मतलब उनको एक जगह पर काम करने के लिए हमने अलाउ कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ था कि इंडियन स्टेट्स में बहुत सारी जगह, ठीक है, अब एक कंट्री है इंडिया, उसमें ऐसा तो है नहीं कि कंट्री को हमें बस फाइनेंशियली कंट्रोल करना है, नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हर एस्पेक्ट से कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी को ऑथराइज किया जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, हर पोस्ट पे उन्होंने अपनी एक अथॉरिटी, अपने एक ब्रिटिशर्स को बैठाया हुआ था। तो उन ब्रिटिशर्स ने, उन रेजिडेंट्स ने इतने अच्छे से काम करा, इतने इफेक्टिवली काम करा कि किसी भी इंडियन को ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करने का मौका मिले ना। वो काम को इतने बेहतर तरीके से कर देते थे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको हटाने का मौका ही नहीं देते थे, और ना इंडियंस को बुलाते थे कि आप आके उनके प्लेस पर काम करो। समझे, उनकी चालाकी देख रहे हो आप,
वो अपना काम इतने अच्छे से परफॉर्म करते थे कि जो उनका हेड है ना वो उनको उस पोस्ट से हटा ना पाए, और वहां कंटिन्यू हर एक अथॉरिटी पे किसका राज रहा है, ब्रिटिशर्स का। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, फ्रीडम ऑफ इंडियंस वर रिड्यूस, आर्म फोर्सेस डिसबैंडेड। क्या बोला है, धीरे धीरे जब हमारी किसकी नवाब की पावर चली गई उसके बाद क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ इंडियंस वर रिड्यूस, कि हम इंडियंस की जो फ्रीडम थी वो बिल्कुल क्या हो गई, एकदम खत्म सी हो गई। और क्या हुआ, आर्म फोर्सेस डिसबैंडेड, कि हमारे स्टेट में हमारी कंट्री में जितनी भी आर्म फोर्स रहा करती थी उन सबको क्या कर दिया, एकदम से बंद कर दिया गया। बंद करना इन द सेंस मतलब अब वो हमारी कंट्री में रहकर हमारे लीडर के थ्रू काम नहीं करेंगे, उनकी गाइडेंस में काम नहीं करेंगे, जो उनकी जो हमारी आर्म फोर्स है अब वो उनके अंडर में रहेगी। ठीक है, तो हमारी आर्म फोर्स पे पूरी तरीके से क्या लग गया था, बैन लग गया था कि तुम अब इंडियन के एस्पेक्ट से काम नहीं करोगे, जैसा हम कहेंगे यू हैव टू वर्क इन द सिमिलर वे। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय ब्रिटिशर्स इन डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है बच्चे, क्या बोले यहाँ पे कि रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे ब्रिटिशर्स इन डिफरेंट स्टेजेस। पहला क्या है, बेटर देन, सब्सिडरी अलायंस देन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से। ठीक है, ये सारी चीजें आप लास्ट चैप्टर पढ़ के आए हो ना। क्या बोला यहाँ पे कि हमारा जो भी रेवेन्यू था, ठीक है, फार्मिंग करते थे लोग, पीजेंट्स हुआ करते थे, उन लोगों के थ्रू जो भी खेती वगैरह होती थी उससे जो भी अर्निंग आती थी वो क्या जमींदार लोग कलेक्ट करते थे, कुछ कम अमाउंट। बट जब ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई उसके बाद ये राइट उन जमींदार से भी क्या हो गया, छीन लिया गया। ये राइट भी ब्रिटिशर्स के कुछ लोगों को दे दी गई। तो क्या बोला यहाँ पे कि जो भी रिवेन्यूज थी, जो भी टेरिटरीज थी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो चीजें भी क्या हो गई, ब्रिटिशर्स के द्वारा ले ली गई। जो हमारे रिवेन्यूज थे, जो भी हमारी टेरिटरी थी, वो सारी चीजें ब्रिटिशर्स के द्वारा ले ली गई धीरे धीरे करके। तुमको बताया ना मैंने, एक एक स्टेप करके उन्होंने क्या करा, सारी चीजों को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में किया। क्या वो इंडिया में मतलब डायरेक्ट आए थे छापा मारने, नहीं, उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे ट्रेड के थ्रू इंडिया से फ्रेंडशिप बढ़ाई, फिर धीरे धीरे क्या करा, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ट्रेडिंग के माध्यम से इंडिया के अंदर आए, ट्रेडिंग करा, इंडिया की चीजों को जाना, कहाँ पे क्या चीजें, कौन कितना पावरफुल लीडर है, हमको पहले किसको हराना है, कौन से स्टेट को ज्यादा कैप्चर करना है, कहाँ कितनी आर्म फोर्स है, ये सारी चीजें पता करने के बाद उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे करके टेरिटरीज को कैप्चर करना स्टार्ट करा। ठीक, तो बोला है इन स्टेजेस को क्रॉस करके उन्होंने सारी चीजों को कैप्चर करा। पहला क्या था, बहुत सारी बैटल्स करी, बैटल ऑफ प्लासी करा, बैटल ऑफ बक्सर करा, उसके थ्रू कुछ टेरिटरीज को कब्जे में करा, टीपू सुल्तान को हटाया, सिराजुद्दौला को हटाया। ठीक है, आगे क्या है, सब्सिडरी अलायंस। ठीक, दूसरी चीज क्या हमारे पास, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, कि अगर किसी के फादर डेड हो जाते हैं तो जो उसका बेटा अगर उन्होंने अडॉप्ट करा है तो वो भी क्या डायरेक्ट उनकी प्रॉपर्टीज को नहीं ले सकता जब तक वो चीज पूरी तरीके से अप्रूव नहीं हो जाए, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना चैप्टर। नेक्स्ट आ जाओगे, क्या है, द पीजेंट्स एंड द स्पॉयल्स, कि जो फार्मर्स, जो हमारे पीजेंट्स थे और जो हमारे सोल्जर्स थे, स्पॉयल्स का मतलब सोल्जर्स। क्या लिखा है इसमें, पीजेंट्स एंड जमींदार lose their hands to money lenders, peasants and zamindar lose their hands to money lenders as the rate of revenue were excessively increased due to the new land revenue measure and they could not pay। क्या बोले बच्चे कि peasants and zamindar lose their hand to money lenders। ठीक है, मनी लेंडर कौन हुआ करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जिनको हमको, जिनकी जमीन पे हम खेती कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी जमीन पर हम खेती कर रहे हैं और इस खेती करने के लिए हमको क्या देते हैं, पैसे देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मनी लेंडर्स। ठीक है, तो एक टाइम अब ब्रिटिशर्स के एंटर होने के बाद एक टाइम ऐसा आ गया था कि अब जो हमारे पीजेंट्स थे, जो हमारे जमींदार थे, ठीक है, ये एकदम से क्या हार गए थे, एकदम से पीछे हट गए थे, किस चीज से, फार्मिंग करने से। बिकॉज क्यों हट गए थे, क्योंकि उनको पहले जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू उनको देना पड़ता था, ठीक है, कि अगर किसी के लैंड पे वो फार्मिंग कर रहे हैं उस टाइम उनको जो पैसा देना पड़ता था, अब उसका रेट क्या हो गया है, बहुत हाई कर दिया गया था। और ये हाई किसके बाद हुआ, आने के बाद ब्रिटिशर्स के अंदर जो ऊपर था। ठीक है, उन लोगों को बहुत चीजें अफेक्ट करा इन डिफरेंट वे। पीजेंट्स को किस तरह अफेक्ट करा, इस तरीके से कि जो उनका रेवेन्यू था वो क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब जो पीजेंट्स है हमारे फार्मर्स, वो उतना रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे। जब वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे तो क्या वो आगे फार्मिंग कंटिन्यू करेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। स्टिल उनसे फार्मिंग कंटिन्यू नहीं हो रही आगे, स्टिल उनको क्या पैसा देना पड़ता था। अब वो कहां से अरेंज करे पैसे, समझ आ रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। तो उसका रेट हाई कर दिए गए थे, जिसकी वजह से जो हमारे पीजेंट्स थे ये रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, एक्सेसिवली इंक्रीज ड्यू टू द न्यू लैंड रेवेन्यू मेजर, क्योंकि अब जो लैंड को मेजर करने का जो रेवेन्यू था, ठीक है, कि इस जमीन की कितनी कॉस्ट पड़ेगी,
उसका जो अमाउंट था, अब उसको देखने का नजरिया, उस चीज को मेजर करने का जो तरीका था वो अब बदल दिया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके वजह से रेट उसके हाई हो गए थे। ठीक है, एंड दे कुड नॉट पे, उसके बाद वो लोग उस अमाउंट को पे ही नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी वो लिमिट से बियॉन्ड था। ठीक है, वो चीज उसको वो पे नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंडियन स्क्वायर्स were ill paid, their religious sentiments were hurt। अब क्या चीज था, हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको किसमें भर्ती कर लिया गया था, किसमें रिक्रूट करा गया था, उसमें ब्रिटिश की आर्म फोर्स में। ठीक है, तो अब अगर वो देश की सेवा कर रहे हैं तो फॉर दैट उनको सैलरी मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, वो अपना काम कर रहे हैं ना, तो उसके बदले क्या उनको सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन उनको ब्रिटिशर्स की जो आर्म फोर्स थी उसके कंपैरिजन में उनको कम पैसे दिए जाते थे, जिसकी वजह से क्या उनको हर्ट होता था। क्लियर है? अब आप लोग कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, आपको पैसा कम और किसी और को पैसा ज्यादा, इवन आपसे ज्यादा मेहनत कराई जा रही है, आपको बुरा लगेगा ना, वही क्या होता था, हमारे सोल्जर्स को भी अफेक्ट करता था। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, आगे हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म, कि जो ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म्स बनाए थे, रिफॉर्म्स मतलब हो गए चेंजेस, रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, क्लियर है, रिफॉर्म का मतलब चेंजेस। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में एंट्री ले चुके थे, उसके बाद उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे थे, तो उसका रिस्पॉन्स इंडियंस की तरफ से कैसा था, वो चीजें थी। क्लियर है? आगे और क्या लिखा है, लॉज वर मेड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड एनकरेज रीमैरिज ऑफ विडोज। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कैसे लॉज बनाए कि जो सती प्रथा है इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। ठीक है, सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी पर्सन का, किसी लेडी का हस्बैंड मर जाता था तो उसके साथ उस लेडी को भी जला दिया जाता था, उसको भी मार दिया, ये सती प्रथा थी पहले इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस लॉ को पूरी तरीके से खत्म करना है और जो विधवा औरतें होती है, जो विडोव्स होती है, उनकी दोबारा से शादी करवाएंगे। ठीक है, ये लॉ कौन लाए, ब्रिटिशर्स। तो इसके रिस्पॉन्स में लोगों ने फिर क्या जवाब दिया, वो चीजें देखो आगे क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रोमोटेड। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग जो हमारे कंट्री के अंदर है, इंडिया में आज भी, ये कहां से, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से। क्लियर? जो आज हम इस यूथ में एक इंग्लिश सीखने का इतना ज्यादा जुनून है ना, कितने सारे सेंटर्स खुले हुए, कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, इंग्लिश को सिखाने के लिए, इस चीज की स्टार्टिंग कहां से हुई थी, ब्रिटिशर्स के थ्रू। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो मेनली इंट्रोड्यूस हुआ था, इट वाज बाय द ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने क्या करा, इंग्लिश लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करा। ठीक, इवन इंडिया में मेनली कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, हिंदी लैंग्वेज, है ना, इवन उसके बाद भी लोगों ने क्या करा, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करा। क्यों? बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग क्या करते थे, इंग्लिश ही बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, दिस लॉ अलाउड इंडियंस टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। ठीक है बच्चे, क्या लिखा है कि इन सारे लॉज की वजह से जो हमारे कौन थे, इंडियंस थे, वो लोग अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों की जो भी देन थी उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। उनके पूर्वज में क्या था कि जो सती प्रथा है वो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कैसे लॉ बनाया कि इस चीज को अब हमें स्टॉप करना होगा। तो क्या जो उनके पूर्वज जो कह गए, क्या उस चीज को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, उस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं। इसकी वजह से क्या होता था, उनके सेंटिमेंट्स जो थे हर्ट होते थे, इंडियंस लोग हर्ट होते थे। ठीक है, लेकिन अब अगर हम इस पर्सपेक्टिव को सोचे तो बहुत सही चीज है, राइट, सती प्रथा जो बंद कर दी गई। समझे? आगे क्या है, इंडियंस बिगेन टू बिलीव दैट द ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इन सारी चीजों के बाद जैसे क्या चीज उन्होंने क्या बोला कि आपको सती प्रथा फॉलो नहीं करना, जो भी डोर्स होंगे उनकी दोबारा से क्या होगी, शादी होगी। आपको ज्यादा किस चीज को प्रमोट करना है, इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक, जब ये सारी चीजें बोली गई तो इंडियंस क्या कह रहे हैं, उनको ये मैसेज हुआ कि जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, जो हमारे कस्टम्स है, ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू जो हमें बातें बताई है, जो भी रिलीजन है, हमें उसको फॉलो करने नहीं दिया जा रहा। हर चीज को ये लोग क्या कर रहे हैं, लॉ लाके, पॉलिसी लाके चेंज कर दे रहे हैं। तो हमसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। उनका रिएक्शन इस तरीके से था, किसका, इंडियंस का। इंडियंस का रिएक्शन ये था, उनके चेंजेस, रिफॉर्म का मतलब चेंजेस। तो जो ब्रिटिशर्स वो क्या चेंजेस लाए, लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करा, सती प्रथा को बंद करने के लिए बोला, इस सारे वो लोग क्या लाए, चेंजेस लाए। और इसके रिस्पॉन्स में इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स था कि वो लोग क्या कह रहे थे कि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके कस्टम्स, रिलीजन को फॉलो करने नहीं दिया जा रहा। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट आ जाओ, आगे क्या है, म्यूटिनी बिकेम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। ठीक है, म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। अब म्यूटिनी का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, म्यूटिनी का मतलब
कि जब कोई सोल्जर, जब कोई स्पॉय अपने ही ऑफिसर्स के अगेंस्ट खड़े हो जाते, ठीक है। अब जो मेन चैप्टर है ना वो यहीं से स्टार्ट है, यहीं से हमारी आगे की कहानी है, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली की जो स्टार्टिंग है, ठीक है। कि जो अपने सोल्जर्स थे वो क्या अपने ही ऑफिसर्स के अगेंस्ट, अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। क्लियर है? यहां से देख लो क्या है, कॉमन एनिमी नवाब रूलिंग फैमिली पीजेंट्स एंड स्पॉयल्स, ठीक है। कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो मेन, जो जिनके बीच में ज्यादा लड़ाई झगड़े हुआ करते, जो मेन एनिमीज कहलाई जाती थी उस टाइम, वो कौन कौन थी? एक तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कौन लोग खड़े रहते थे? नवाब हो गए, हमारी रूलिंग फैमिलीज हो गई, पीसेंट्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए। क्यों ये सब लोग क्यों खड़े? क्योंकि इनको क्या हुआ, दे ऑल वर अफेक्टेड थ्रू द चेंजेस मेड बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। कि जितने भी चेंजेस ब्रिटिशर्स ने करे ये सब क्या हुआ, उससे अफेक्ट हुए। ऑब्वियस सी बात है, ये लोग अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होंगे, तो ये लोग किसके अगेंस्ट खड़े हुए? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इन सब के लिए कॉमन एनिमी, कॉमन दुश्मन कौन था? ब्रिटिशर्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है, आफ्टर 100 years of conquest and administration company faced a massive rebellion in 1857, है ना। फ्रॉम 17th सेंचुरी, जब किसकी, बहादुर शाह जफर की डेथ हुई थी, राइट। बहादुर शाह जफर की जब डेथ हुई थी तो क्या हुआ था, उसके बाद से कौन आ गए थे? ब्रिटिशर्स आ गए थे। इन्होंने क्या करा था, बहादुर शाह जफर के साथ एक अच्छे रिलेशन बिल्डअप कर रखे थे, है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको इंडिया में आने का चांस मिला और ट्रेडिंग करने का चांस मिला। तो यानी कि जब बहादुर शाह जफर जब 17th सेंचुरी में गए, जब वो एक्सपायर्ड हुए, उसके बाद से समझ लो इनका यहाँ पे राज था, ठीक है। यानी कि फ्रॉम 17 टू 18th सेंचुरी अप्रॉक्स 100 ईयर, ठीक है। तो बोले 100 ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, 100 ईयर अपना कब्जा, अपना राज जमाने के बाद ब्रिटिशर्स को एक झटका महसूस होता है। तब 1857 में फेस्ड अ मैसिव रिबेलियन इन मई 1857, एक बहुत बड़ी युद्ध, एक बहुत बड़ी लड़ाई फेस करने को मिली किसको? ब्रिटिशर्स को। कब? इन मई 1857। इसी चीज को दूसरा नाम हमने क्या बोला हुआ है? द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि मंगल पांडे पे बेस्ड है। क्लियर है? आगे से कल इसके आगे से कंटिन्यू करना है, ठीक है। आगे देखो मेरे पास क्या है, स्पॉयल्स म्यूटेंट इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम, कि जो हमारे स्पॉयल्स थे, जो हमारे सोल्जर्स थे, ठीक है, ये लोग किसके अगेंस्ट खड़े हुए? जिनके ब्रिटिश ऑफिसर थे। क्योंकि अब जो हमारे स्पॉयल्स थे, जो हमारे सोल्जर्स थे, वो इंडियन आर्मी के मेंबर तो नहीं रह गए ना, वो लोग किसकी आर्मी में आ गए? ब्रिटिशर्स की आर्मी में, राइट। तो ब्रिटिशर्स की आर्मी में आ गए, इसका मतलब जो उनके ऑफिसर है वो भी कौन है? ब्रिटिशर। तो वो लोग उनके अगेंस्ट ही खड़े हो गए, ठीक है। स्पॉयल्स म्यूटेंट इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ, कि वो जो स्पॉयल्स थे, वो जो सोल्जर्स थे, वो ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे उनके अगेंस्ट ही खड़े हुए। इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेंट, ठीक है। उनके अगेंस्ट ही खड़े हो गए, और इस लड़ाई की स्टार्टिंग कहां से होती है? मेरठ से। क्लियर है? आगे क्या है, पीपल्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विल आल्सो रोज अप इन रिबेलियन, कि इस लड़ाई में हर सेक्शन से लोग, ठीक है, हर क्लास के लोग, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली, चाहे रिच क्लास या पुअर क्लास, हर क्लास के जो लोग थे वो क्या हुए? इस लड़ाई में खड़े हुए और अपने स्पॉयल्स के साथ कंटिन्यू उन्होंने करा इस लड़ाई को, ठीक है। जितने सोल्जर्स थे उनके साथ में ये सारे लोग आए और उन्होंने क्या करा? इस रिबेलियन को कंटिन्यू करा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल तुमको मैंने चैप्टर का क्या दिया कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो पॉलिसीज बनी उनसे हमारे लोग जो है वो कैसे अफेक्ट हुए। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? कल इससे आगे से चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज आपकी क्लास एंड होती है, ठीक है।